Morning students, we are studying organisms and populations, and in our previous class we studied about the abiotic factors, and first abiotic factor which we studied yesterday was temperature, and today we will be continuing with our abiotic factor water. Different types of living organisms are found in water, all of you are very well aware, and those who are not living in water also are dependent on water. Their life activities cannot exist if water is not there. यानी पानी के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है. इफ़ देर इज़ नो वाटर देर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस. Then what about deserts? In deserts there is less amount of water, so the plants and animals have adapted themselves or have made changes in their body so that they can survive in that particular environment. अब यहाँ पर हम जो है डेजर्ट प्लांट्स की हमने बात कर ली कि उन्होंने अडेप्टेशंस कर ली है और उन अडेप्टेशंस के कारण दे आर इजीली एंड कंफर्टेबली एबल टू सर्वाइव इन वाटर. नाउ व्हाट अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स? अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. तो अब माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर, प्लांट्स हैं या चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उनके लिए तो जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऐसा नहीं है. जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर की, उसके अंदर उसका जो है पीएच कितना है या उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, ये भी वाटर की जो क्वालिटी को अफेक्ट करती है. और अगर वाटर की क्वालिटी में कोई चेंज होता है देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. Yesterday we studied about the salinity of water and I told you that amount of salt dissolved in water. तो कितने पार्ट में पर थाउजेंड कितना सॉल्ट डिज़ोल्व है, दैट इज़ कॉल्ड एज salinity. तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनलैंड वाटर बॉडीज़ like rivers, lakes, ponds, etc., then their salinity is 5 and in sea it is 30 to 35 and in lagoons, hyper saline lagoons वाटर बॉडीज़ हैं और हाइपर सेलाइन मतलब उनके अंदर खूब सारा जो है सॉल्ट प्रेजेंट होगा. तो वहाँ पर जो सॉल्ट का अमाउंट है दैट मे इंक्रीज, दैट मे बी मोर देन 100. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो सेलिनिटी है वो डिफरेंट है. अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व जो है वो डिफरेंट है. So the organisms who are living in marine water bodies cannot survive in fresh water. और जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं वो कहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते? मैराइन वाटर बॉडीज़ में नहीं सर्वाइव कर सकते. देखिए बेटा, यहाँ पर जो है टू टर्म्स हम पढ़ेंगे, एक स्टीनोहेलाइन और स्टीनोहेलाइन का मतलब और एक है यूरीहेलाइन. अब इन दोनों टर्म्स का डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे. कहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को बियर कर सकते हैं, यानी कि अगर वो एक जो है 30 to 35 में भी रह सकते हैं एंड दे कैन लिव इन 5 ऑल्सो एंड दे कैन सर्वाइव अप टू 100. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरीहेलाइन, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को बियर कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही सर्वाइव करेंगे. अगर उनको फ्रेश वाटर में, अगर फ्रेश वाटर वाली हैं तो मैराइन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, मैराइन है तो फ्रेश में नहीं सर्वाइव कर पाएंगी. तो जो नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी को बियर करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. रीज़न पता होगा आप लोगों को कि वाई द एनिमल्स हु आर लिविंग इन फ्रेश वाटर कैन नॉट सर्वाइव इन मैराइन वाटर बॉडीज़. डू यू नो? यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको अगर मैराइन वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाए तो बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज़ देयर, सो व्हाट विल हैपन, एक्सऑस्मोसिस विल टेक प्लेस. उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि सी वाटर में क्या ज़्यादा है या लेगून्स में क्या ज़्यादा है, सलाइन लेगून्स में सॉल्ट ज़्यादा है. तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो वाटर है दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट आउटसाइड. पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होने के कारण और उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो है उनका जो वाटर है दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट. सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सऑस्मोसिस. और इस एक्सऑस्मोसिस के कारण जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए ये नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी को ही बियर करते हैं. देखिए बेटा, अब तक हम 2 अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं.
जो थर्ड अबायोटिक फैक्टर है दैट इज़ लाइट. All of you know that green plants cannot survive on the earth without the sunlight. In the absence of sunlight they won't be able to do photosynthesis. और अगर वो photosynthesis नहीं कर पाएंगे तो फिर वो survive ही नहीं कर पाएंगे. तो यानी कि ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो सनलाइट जो है वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तो उनके लिए अगर जो है बात करते हैं हम लाइट की तो दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट प्रोडक्ट्स. तो हम क्या कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जो लाइट है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो वहाँ पर उनको दे आर नॉट इन द नीड ऑफ मोर अमाउंट ऑफ लाइट. अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनकी बात करें, उन फॉरेस्ट एरियाज़ में जो स्मॉल हर्ब्स और शर्ब्स ग्रो करती हैं, तो हर्ब्स और शर्ब्स बिकॉज दे आर कवर्ड बाय द कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट. कैनोपी क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनका जो अपर ग्रीन वाला एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज कैनोपी. तो क्योंकि जंगल में जो लार्ज ट्रीज़ हैं उनकी जो कैनोपी है वो उन स्मॉल हर्ब्स और श्रब्स को कवर कर लेती है और सनलाइट उन तक पहुंच नहीं पाती. तो इस तरह के जो स्मॉल हर्ब्स और श्रब्स हैं वो लो लाइट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फोटो पीरियड जिनका जो है दे आर इन द नीड ऑफ मोर अमाउंट ऑफ लाइट फॉर देयर फ्लावरिंग. उन पर जब तक फ्लावरिंग नहीं होगी जब तक कि उनको मोर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिलेगी. इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि लाइट के अकॉर्डिंग जो हैं अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस शो करते हैं. और उनकी बॉडी के जो वो चेंजेस हैं चाहे वो उनके ग्रोथ से रिलेटेड हों या फिर उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हों या फिर उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों. मीन्स अगर बाहर ज़्यादा जो है लाइट प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू मूव टू द डार्कर एरियाज़. तो इस तरह जो है ओनली प्लांट्स ही नहीं एनिमल्स भी जो हैं लाइट के प्रति क्या शो करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं. लाइट जो है वो ज़रूरी है उनके ग्रोथ के लिए. नाउ व्हाट अबाउट द प्लांट्स विच लिव्स इन डीप एरियाज़ अंडर द वाटर. तो उनको कहाँ से लाइट मिलेगी? देखिए बेटा, व्हेन सनलाइट फॉल्स on the land and on the water some amount of light may enter into the water. रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, वो लाइट जो है वो उसके अंदर एंटर कर जाएगी. लेकिन लाइट जो है वो बहुत डीप एरियाज़ में एंटर नहीं कर पाती इन वाटर बॉडीज़. और इसीलिए जो प्लांट्स हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर एरियाज़ ऑफ द सी और वी कैन से वाटर बॉडी. इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं? जो लाइट पे डिपेंड करते हैं अपर एरिया में पाए जाएंगे क्योंकि लाइट जो है वो बहुत डीप नहीं जा सकती. देखिए, लाइट की जो रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आती हैं और विजिबल रेज भी आती हैं. अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ वी नो, but these ultraviolet radiations do not cause any harm to the plants which are living in the aquatic water bodies because वहाँ पर वो जो ultraviolet radiations हैं वो अंदर penetrate ही नहीं कर पाती हैं. Now the next is next abiotic factor is soil. What is soil? All of you know कि जो अपर एरिया है दैट इज़ कवर्ड विद स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ. कौन सा एरिया? जिस स्फेयर पर हम रह रहे हैं उस स्फेयर के ऊपर जो स्मॉल पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? सॉयल है. अब ये जो सॉयल है अगर हम टाइप्स ऑफ सॉयल की बात करें, यू हैव रेड मेनी टाइप्स ऑफ सॉयल, ब्लैक सॉयल, सैंडी सॉयल, लॉमी सॉयल, कुछ कलर के हिसाब से और कुछ टेक्सचर के हिसाब से. इफ़ वी टॉक अबाउट द कलर, सॉयल में बी ब्लैक और इट में बी रेड इन कलर. और अगर हम बात करें कि उसके अंदर किस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, किस तरह के सॉयल पार्टिकल्स हैं, तो सॉयल में भी लोमी ऑल्सो, सैंडी ऑल्सो, क्लेई ऑल्सो, ग्रेवल पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द सॉयल. तो यानी कि सॉयल जो है ये डिपेंड करता है कि सॉयल की कंपोजिशन कैसी है, किस तरह के वेदरिंग प्रोसेस से सॉयल बनी है. व्हाट इज़ वेदरिंग? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. तो जिस तरह की रॉक्स से सॉयल डिराइव होगी उस तरह के उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे.
एंड इट मे बी कि सॉयल जो है वो बनी कहीं और हो और उसके बाद सेडिमेंट्री लेयर्स डिपॉजिट हो गए हों हवा के साथ, जो सॉयल पार्टिकल्स हैं वो उड़ कर गए हों एंड दे माइट हैव गॉट डिपॉजिटेड एंड दे हैव फॉर्म सेडिमेंट्स. So these are the various factors which decides the quality of the soil, or soil composition, soil then grain size and aggregation. some composition की अभी हमने बात की कि किस तरह के जो हैं रॉक्स से वो सॉइल डिराइव हुई है. हो सकता है दैट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक विच इज़ रिच इन आयरन. आयरन ज़्यादा होने के कारण दैट सॉइल मे बी रेड इन कलर. तो इस तरह से वो उसकी कंपोजिशन हो गई. देन ग्रेन साइज, पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल are called as grain size, that may be small, that may be bigger. and aggregation means together किस तरह से वो cling हो गए हैं, चिपक गए हैं. if we talk about the clay soil, you might have seen that the particles are adhered to each other. वो एक दूसरे के चिपके हुए हैं, वहाँ पर कोई space present नहीं है. so these are the various factors which determine the quality of the soil. then water holding capacity and percolation. What is water holding capacity? How much amount of water can soil absorb and can retain with itself. हमने सॉइल में वाटर डाला, कितनी देर तक वो उस पानी को अपने अंदर पार्टिकल्स सोख कर रख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. एंड परकोलेशन इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर. आपने देखा होगा बारिश आती है एंड इफ़ वी टेक टू टाइप्स ऑफ सॉइल, हम एक क्लेई सॉयल ले लेते हैं और एक हम सैंडी सॉयल ले लेते हैं. एंड इफ़ वी पुट 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ऑन ईच, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, क्योंकि सैंडी सॉयल के पार्टिकल्स में बहुत सारा स्पेस है, तो वहाँ पर जो परकोलेशन ऑफ वाटर है, हम पानी डालेंगे एंड वाटर विल ट्रैवल, फटाफट जो है वो नीचे पहुँच जाएगा. तो वहाँ पर सैंडी सॉयल की परकोलेशन इज़ मोर, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है. जबकि क्लेई सॉयल में क्योंकि पार्टिकल्स आर एडर्ड, चिपके हुए हैं, स्पेस नहीं है, तो जो वाटर है उसको ट्रैवल करके जाने में इट टेक्स टाइम. एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी, सैंडी सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है. पानी हम डालते हैं एंड इट गेट्स ड्राइड आफ्टर few minutes, and clay soil has more water holding capacity. so these are the various things, जो उसका साइज़ है ग्रेन का सॉइल के, उसकी कंपोजिशन और उसकी एग्रीगेशन, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन को डिसाइड करती हैं. और जिस तरह का इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, परकोलेशन होगी, उसी तरह के वहाँ पर जो है वेजिटेशन होगी, प्लांट्स जो हैं उसी तरह के उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो करेंगे. सो हमने अभी क्या पढ़े? अबायोटिक फैक्टर्स. कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स पढ़े हमने? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. अब इन अबायोटिक फैक्टर्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर्स. सी इवोल्यूशन बायोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंजेस कर लिए. अब देखिए बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने, क्योंकि एज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर चेंजिंग, ऑल ऑफ यू नो, हमने अभी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी अवेलेबिलिटी को कौन डिसाइड करता है? अबायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक फैक्टर्स आर चेंजिंग, वो चेंज हो सकते हैं कभी भी. रेनफॉल मोर हो सकती है, टेम्परेचर लो हो सकता है, वाटर अवेलेबिलिटी लेस और मोर हो सकती है. मीन्स कि अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने अपने आप को इन अबायोटिक कंडीशंस अगर चेंज हो जाती हैं तो उनके लिए किस तरह से अपने आप को चेंज किया है, ये हम पढ़ेंगे इसमें, रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर्स. ये कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली जो हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं. और ये बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो बॉडी के इनसाइड हो रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी को, उसकी फिटनेस को इंक्रीज़ करते हैं. ऑर्गेनिजम्स एक लार्ज एक्सटेंट तक अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. होम्योस्टेसिस. व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस?
अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, कांस्टेंट रखना, दिस इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। अब अगर सपोज देर इज़ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इफ़ द इंटरनल कंडीशंस आर कांस्टेंट देन द ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ईजीली। तो यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन करके भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंजिंग अबायोटिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस वेज जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है। सबसे पहले है रेगुलेट। रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेट किसी एक चीज़ को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात कर रहे हैं एंड इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कहते हैं जितने भी जो बर्ड्स हैं, ऑल बर्ड्स एंड जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मीन्स दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर। बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो क्या करेंगे, उनका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह से थर्मो रेगुलेशन इस वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड। एंड ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड जो प्रेजेंट है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है मैमल्स के अंदर। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं मैमल्स में ह्यूमन बींग्स की, तो वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को अगर बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज भी हो जाती है। तो क्या करेंगे, जब समर सीज़न होता है, समर में क्या है, अंदर जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो वहाँ पर बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, और स्वेट्स जो पसीना जो है जब इवेपोरेट होता है इट कॉजेज कूलिंग एंड द टेम्परेचर कम्स समवट लोअर। तो यानी कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ह्यूमन बींग्स में क्या है कि समर में द बॉडी विल स्वेट। एंड व्हाट अबाउट विंटर्स, आप लोगों ने विंटर्स में ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं। एंड शिवरिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज के कारण जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी से, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। तो यानी कि 2 डिफरेंट सीजन्स में ह्यूमन बॉडी ने क्या किया, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या किया, अपने उसका इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहा। किस तरह से उसने अपने आप को मेंटेन किया, आइदर बाय स्वेटिंग और बाय शिवरिंग। नाउ यू कैन सी कि मैम हीटर में जाकर कर सकते हैं या फिर हम एसी में जाकर कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, एसी और हीटर, एसी जो है गर्मियों में ठंडा रखेगा और हीटर सर्दियों में गर्म रखेगा, लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस में इंटरनली बॉडी के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हमने चेंज किया है, तो इसलिए जो है हम क्या कहेंगे कि आइदर बाय शिवरिंग और बाय स्वेटिंग हमारी बॉडी जो है या मैमल्स की बॉडी जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, किसको, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रेगुलेटर्स हैं। देन सेकंड इज कन्फर्म। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन इनमें से सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ही ऐसे हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड दे कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स फिर क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और इस तरह इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को, इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। अब देखिए बेटा, कन्फर्मर्स जो हैं वाई दे आर नॉट एबल टू बियर द एनर्जेटिक एक्सपेंस टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन आता है कि जो कन्फर्मर्स हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। देखिए बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से हीट लॉस या गेन होती है,
और हीट लॉस या गेन होना जो है वो एक फैक्टर है किसके ऊपर जो डिपेंड करता है, उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें जो एनिमल्स जो कि स्मॉल एनिमल्स हैं, तो स्मॉल एनिमल्स के सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो उनका जो सरफेस एरिया है दैट इज़ लार्ज एज़ कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम। स्मॉल एनिमल्स को अगर उनके वॉल्यूम और उनके एरिया को कंपेयर किया जाए तो जो एरिया है दैट इज़ मोर, और एरिया मोर होने के कारण उनकी बॉडी से हीट फटाफट लॉस्ट हो जाती है, और हीट लॉस होने के कारण जो है अब क्या होगा, उनकी जो बॉडी, उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे कि अगर इवोल्यूशन हुआ, बाकी ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को चेंज कर लिया और उन्होंने अपने आप को रेगुलेटर बना लिया, तो ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रेगुलेटर क्यों नहीं बना पाए? देखिए बेटा, जब इनको जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी, और क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल एनिमल हैं, इनके पास वैसे ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए यूज़ करें या फिर इवोल्यूशन के लिए यूज़ करें। इसलिए जो कन्फर्मर्स हैं उनमें से बहुत कम ऑर्गेनिजम्स ही अपने आप को इवॉल्व कर पाए, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरह का हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, अगर ये कुछ टाइम के लिए हैं, तो फिर जो एनिमल्स हैं उन्होंने और भी डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हैं सर्वाइव करने के लिए। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट माइग्रेशन। व्हाट इज़ माइग्रेशन? कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं टेम्पररली मूव कर जाते हैं टू द डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग प्लेसेस पर, और वो प्लेसेस जो कि उनके लिए ज़्यादा हॉस्पिटेबल होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे, और जब उनके यहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं देन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। तो इस तरह ऑर्गेनिजम्स का टेम्पररली दूसरे प्लेसेस पर मूव करना स्ट्रेसफुल कंडीशंस में और फिर उनका रिटर्न हो जाना नॉर्मल कंडीशंस पर, दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भरतपुर राजस्थान के अंदर एक नेशनल पार्क है कियोलाडो। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से। साइबेरियन क्रेन नाम से आप लोगों ने सुना होगा, और ये साइबेरियन क्रेन जो है ये ठंडे इलाकों से, कोल्डर रीजन्स से आते हैं। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। जब वहाँ पर साइबेरिया के अंदर जो कंडीशंस हैं दे आर वेरी कोल्ड, एंड व्हेन इट बिकम्स समवट नॉर्मल इन दैट साइबेरिया, या फिर हम कहें कि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है राजस्थान के अंदर, देन दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। सो दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अपनी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में किस तरह से रखते हैं, सरवाइव करवाते हैं। तो पहला हमने पढ़ा रेगुलेटर्स, कि कुछ ने अपनी बॉडी में क्या किया, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखा, और जो है वो डिफरेंट वेज से उन्होंने मेंटेन किया। दूसरा हमने पढ़ा कन्फर्मर्स, कि वो मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी उसी तरह का अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर लिया। थर्ड हमने पढ़ा माइग्रेशन, कि इफ़ द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल ऑर्गेनिजम्स मूव्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। एंड फोर्थ इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब, सस्पेंड का मतलब होता है जो काम जहाँ था उसे वहीं रोक दिया। तो देखिए बेटा, इन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया एंड लोअर प्लांट्स, what happens when the favorable conditions are not there, then the spores, what are spores? Spores are the reproductive bodies। जो spores हैं वो अपने आसपास थिक लेयर प्रोड्यूस कर लेंगे, और वो थिक लेयर उनको उन एडवर्स कंडीशंस में प्रोटेक्ट करके रखता है, और जब नॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं दैट थिक लेयर और द सिस्ट रप्चर्स एंड दे जर्मिनेट इनटू द प्लांट। तो ये क्या हो गया, यानी इन्होंने अपने आप को, जो स्पोर्स हैं उन्होंने अपने आप को डॉर्मेंसी कंडीशन में ले आए, इनएक्टिव स्टेज में ले आए, और जो स्पोर्स दे बिकम डॉर्मेंट बाय प्रोड्यूसिंग और बाय क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एज सिस्ट।
So this is called as suspension. And now the next is hibernation. देखिए बेटा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन 2 टर्म्स हैं जो कि दोनों ही जो हैं इनएक्टिव स्टेज को शो करते हैं एनिमल्स के अंदर। हाइबरनेशन के अंदर क्या होगा कि विंटर के अंदर जो एनिमल्स जो कि पोलर एरियाज़ में रह रहे हैं या विच आर लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, व्हाट दे डू कि वो जो हैं क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं इन विंटर्स। और इस तरह से जो हैं, क्योंकि वो अब क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ से माइग्रेट क्यों नहीं कर जाते। देखिए बेटा, माइग्रेशन के लिए दूसरी कंडीशंस में क्या होना चाहिए, उनको कोई मीडियम की ज़रूरत है। अब बर्ड्स कैन ईजीली माइग्रेट बिकॉज दे हैव विंग्स, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पोलर बियर बेचारा कैसे माइग्रेट करके जाएगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू मूव हिम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो इस तरह के एनिमल्स हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, इन विंटर्स they become inactive. This is known as hibernation. And next is estivation. Some of the aquatic animals like snails and fishes, when there is lot of temperature, means summer is there, जब desiccation होने के, ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो फिशेस हैं और जो स्नेल्स हैं वो क्या करती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। कब, इन समर्स। सो inactive stage in summers is known as estivation and inactive stage in winter is known as hibernation. And the last is diapause. What is diapause? कुछ zooplankton आप लोगों को पता होगा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम जूओप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो ये जूओप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, अपने आप को सस्पेंडेड कंडीशन में रख लेते हैं। जब सस्पेंडेड कंडीशन का मतलब है कि उसके आगे वो कोई ग्रोथ शो नहीं करते, तो इस अनफेवरेबल कंडीशंस में, एंड दिस इज़ नॉन एज डायपॉज। सो ये हमने क्या पढ़ा कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव चेंज्ड देमसेल्व्स, किसके अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। थैंक यू।